गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड में, क्लासिफिकेशन देखा, आइसोमेरिज्म देखा और स्ट्रक्चर देखा। इसके बाद आप लोग देखेंगे इसका क्षारीय गुण, बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक नेचर क्या होता है। बेसिक नेचर क्षारीय प्रकृति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे कैसे होता है। तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अगर अमोनिया केस में लेते हैं या हम एल्किल अमीन लेते हैं RnH2 के केस में लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 तो बॉन्डिंग कर लेता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देने वाली बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लुईस अम्ल और लुईस बेस, लुईस एसिड और लुईस बेस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को जब एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। अगर हम यहाँ पे BF3 लेते हैं, BF3 बोरान के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्डिंग करता है, फ्लोरीन इसके साथ में साझा करता है और बनाता है BF3, लेकिन 3 दूनी 6, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, इसका अष्टक पूरा नहीं होता है। जब इसका अष्टक पूरा नहीं है, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, अर्थात एक पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर यह किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, अगर जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, वह हमारा होता है लुईस एसिड। तो BF3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुईस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं NH3। NH3 के पास यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसका अष्टक पूरा है। 3 तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे हैं, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर है, वो किसी के साथ कोई बंध नहीं है, वह स्वतंत्र है। यह क्या करेगा, अगर इनके साथ बॉन्डिंग होगी, अगर ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है, अगर दे देगा तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है, जो बंध बनता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करता है, एक दाता होता है, एक ग्राही होता है, उनके बीच में एक बंध बनता है, उस कहते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो इनके बीच में बनेगा कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो यह अपना इलेक्ट्रॉन देगा या ग्रहण करेगा, तो ये लुईस एसिड जो देगा वह हमारा क्या होता है, लुईस बेस होता है। क्या होता है, लुईस बेस। तो यहाँ पे NH3 जो होता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है, जिसके कारण यह कैसा बिहेव करता है, लुईस क्षार का बिहेव करता है। अगर इस NH3 अमोनिया या हम एल्किल अमीन को अगर हम वाटर में घोल देते हैं, ध्यान देने वाली बात है, अगर हम इसको क्या करते हैं, वाटर में घोल देते हैं, जल में, या RnH2 को भी हम किस में घोल देते हैं, वाटर में घोल देते हैं, तो क्या होगा, वाटर में घोलने पे क्या देंगे, या OH- आयन देंगे। क्या देंगे, OH- आयन। अब यह टूटेगा H+ में, OH- में, किस में टूटेगा, H+ में, OH- में। अगर इसको हम यहाँ पे अलग अलग लिख देते हैं, यह टूटेगा H+ में और OH- में, अपने आयनों में जब वियोजित होगा तो। इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस H के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी कौन ले लिया, OH ले लिया। तो यह अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ लेगा, यह इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से, इस NH3 का लेगा, तो बन जाता है NH4। इसके ऊपर क्या बनता है, एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH- निकल जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, यह अपना लोन पेयर देगा किसको, हाइड्रोजन को, H+ आयन को देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RnH3, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस OH-। तो अमोनिया को चाहे एल्किल अमीन को अगर हम जल में घोल देते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे अपने आयन के रूप में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। यह क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा और अमोनियम आयन बनता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अमोनियम आयन बनेगा। तो सेम चीज़, अगर स्पष्टीकरण देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हम पढ़ते हैं प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, तीनों में कौन हमारा जो है सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे किसका नेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो नेचर डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि इस नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे देखते हैं कि जब हमने कल आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर इस NH3 के पास लोन पेयर होता है, यहाँ पे इस एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, जब रिप्लेस करते हैं यहाँ से बाहर निकलता किसके द्वारा करते हैं, एक एल्किल ग्रुप द्वारा करते हैं। यहाँ पे अब आप लोग पिछली कक्षा 11 में चलिए, वहाँ पे आपको बताया गया होगा, कुछ इफेक्ट बताए गए थे। वहाँ पे एक इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पे बन जाता है RNH2। इंडक्टिव इफेक्ट में दो बताया गया था आपको, एक बताया गया था प्लस आई इफेक्ट, एक बताया गया था माइनस आई इफेक्ट। तो अगर कोई भी एल्किल ग्रुप संख्या बढ़ती है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक स्थान दूसरे से धक्का देते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस आई इफेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे H गया, जुड़ा कौन, R आया। R हमारा मिथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, यह CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है, एल्किल हो सकता है हमारा। अब यहाँ पे अगर CH3 या C2H5 संख्या बढ़ रही है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके पास एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब और बढ़ेगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उतने आसानी से क्या करेगा, देगा। जितने आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देगा उसकी प्रवृत्ति उतनी, उसका बेसिक नेचर उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो R की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, इसकी बेसिक नेचर भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जो क्रम होता है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कि R की संख्या बढ़ने के साथ साथ तो क्रम क्या होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे ज़्यादा कौन किसका होना चाहिए, R3n का होना चाहिए बेसिक नेचर। इसके बाद किसका होना चाहिए, R2n का होना चाहिए। इसके बाद किसका होना चाहिए, RNH2 का होना चाहिए। यह क्रम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितने एल्किल ग्रुप लग गए, तीनों हैं। 3 CH3 की संख्या बढ़ेगी, तीन एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब और बढ़ेगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। सेम चीज़ इसके अपेक्षा यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, क्योंकि 2 R जुड़े हुए हैं तो कम रिपेल करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे एक ही R है तो यहाँ पे सबसे कम होना चाहिए। यह जो क्रम होता है हमारा, जो बेसिक नेचर का क्रम होता है स्पष्टीकरण में, यह लागू होता है किसके लिए, वाष्प के लिए। वाष्प के लिए यह सिस्टम लागू होता है, यह नियम लागू होता है। लेकिन यह सही नहीं है। जब बिलियन के केस में बात करते हैं, बिलियन के केस में जब बात की जाती है, बिलियन के केस में जस्ट थोड़ा सा परिवर्तन होता है। वहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए क्यों होता है। सबसे ज़्यादा होता है R2n का, किसका होता है, R2n का। इसके बाद होता है RNH2 का। सबसे कम किसका होता है, R3n का। यह क्रम आप लोग याद रखिएगा, यह क्रम लागू होता है केवल वाष्प के लिए। लेकिन जब हम बिलियन के लिए बात करते हैं, यह क्रम लागू होता है बिलियन के लिए। क्यों होता है ऐसा, ध्यान दीजिएगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस लागू होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस, इस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण अगर किसी भी ग्रुप के साथ, किसी सेंट्रल एटम के साथ अगर बल्कि ग्रुप संख्या बढ़ेगी, बल्कि ग्रुप भारी, जैसे यहाँ पे R हमारा जुड़ रहा है, इस नाइट्रोजन के साथ कितने R जुड़ गए, 3। तो यह क्या करता है, जैसे अभी हम N के साथ में एक CH3, 2 CH3, 1 CH3 और जोड़ दिए, 1 2 3 CH3 जुड़ गए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे लागू हो रहा है, यह तीनों जो जुड़ रहे हैं हमारे एल्किल ग्रुप, इसको चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, घेर ले रहे हैं, कवर कर ले रहे हैं, ढक ले रहे हैं। ढकने के कारण क्या होता है, यह अपना जो लोन पेयर है यह आसानी से नहीं दे पाता है। जब आसानी से यह नहीं दे पाएगा तो इसका जो बेसिक गुण होता है, बेसिक नेचर होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों, किसके केस में, टर्शियरी के केस में। क्यों होता है, किसके कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस कारण। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, किसी परमाणु साथ में अगर उसके क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप जुड़ जाते हैं, भारी ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो उसको चारों तरफ से क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, उसको घेर लेते हैं, जिसके कारण यह अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका बेसिक नेचर सबसे कम होता है। बिलियन के केस में R3n का सबसे कम होगा। कि अब यहाँ पे R2n का ज़्यादा होता है, उसके बाद किसका होता है, RNH2 का होता है, लास्ट में R3n कह सकते हैं सेकेंडरी का सबसे ज़्यादा। इसके बाद किसका होगा,
प्राइमरी का होगा, प्राइमरी अमीन का होगा, और सबसे कम किसका होगा, टर्शियरी अमीन का। तो यह इसका बेसिक नेचर था। वाष्प के लिए यह क्रम होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आर की संख्या बढ़ेगी, आर की बढ़ेगी तो प्लस आई इफेक्ट का मान बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रम यह होगा, वाष्प के लिए लागू होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब विलयन के लिए बात करते हैं तो यह जो क्रम लागू होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, बल्कि ग्रुप की संख्या अधिक होने के कारण टर्शियरी जो हमारा अमीन होता है उसका बेसिक नेचर सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा किसका होता है, प्राइमरी अमीन का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, सेकेंडरी अमीन का। तो यह था आपका बेसिक प्रॉपर्टी कि अमीन का बेसिक नेचर क्या होता है। तो यह क्रम आप लोग याद रखिएगा वाष्प के लिए और विलयन के लिए। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि बनाते कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला है बनाने की विधि में प्रयोगशाला विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि किसका, एल्किल अमीन का। C2H5NH2 एथिल अमीन कह सकते हैं। एल्किल अमीन बेसिकली किसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, एथिल अमीन का। अब पहला इसमें पढ़ते हैं हमारा प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं प्रोपेनामाइड। क्या लेते हैं, प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड का रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन के साथ। किसके साथ करवाते हैं, ब्रोमीन के साथ, और क्षारीय माध्यम में रखते हैं। इसका रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, और यहाँ पे हम लेते हैं माध्यम कैसा, क्षारीय होता है, 4K OH के साथ लेते हैं, नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारा क्या, C2H5NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। क्या बनेगा, 2H2O। तो प्रोपेनामाइड, ये हमारा क्या है, प्रोपेनामाइड। अगर हम प्रोपेनामाइड का रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ में और कास्टिक पोटास लेते हैं, KOH क्षारीय माध्यम लेते हैं, तो हमारा बन जाता है क्या, एथिल अमीन। बच्चों यह जो रिएक्शन है प्रयोगशाला विधि जो है प्रोपेनामाइड से, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रिया है, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रिया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एथिल अमीन बन गया, पहली विधि कौन सी, प्रयोगशाला विधि। अब हम दूसरी विधि की बात करते हैं कि कैसे बनाएंगे, नाइट्रोएथेन से। हम नाइट्रोएथेन से कैसे बनाएंगे, नाइट्रोएथेन लेते हैं, दूसरा है बाई नाइट्रोएथेन। अब नाइट्रोएथेन का हम करते हैं अपचयन। क्या करते हैं, इसका हम करते हैं रिडक्शन, अपचयन कर देते हैं। C2H5NO2 का हम करते हैं अपचयन। किसका क्या करते हैं, अपचयन। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। अब इस नाइट्रोएथेन, जो हमने नाइट्रोएथेन लिया हुआ है, इसका हम करते हैं अपचयन। तो बन जाता है हमारा क्या, बन जाएगा C2H5NH2 बन गया, प्लस अब देखते हैं कितने हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बचे, क्योंकि 6 है, 3 दूनी 6, तो बच जाएगा 3H2O। ये हमारा बन गया एथिल अमीन या एल्किल अमीन। तो नाइट्रोएथेन का क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, किसके साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एथिल अमीन में। तो जब आप पूछा जाता है एग्जाम में कि आप नाइट्रोएथेन से कि कैसे बनाएंगे एथिल अमीन, नाइट्रोएथेन से, या अभी जो पहला रिएक्शन था प्रयोगशाला विधि में प्रोपेनामाइड से था, तो वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया, आपको कई बार वो एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है।
अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोएथेन से कैसे बनाएंगे एथिलअमीन, तो डायरेक्ट आप रिएक्शन क्या कर सकते हैं, इस नाइट्रोएथेन का अपचयन कर देंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एथिलअमीन में। अगला है मेथिल साइनाइड के अपचयन से। तीसरा रिएक्शन है मेथिल साइनाइड के अपचयन से। मेथिल साइनाइड के अपचयन से, मेथिल साइनाइड का हम अपचयन कर देते हैं, इसका भी क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, मेथिल साइनाइड का रिएक्शन कर। अब हम लेते हैं मेथिल साइनाइड CH3CN लेते हैं। अब इसका हम कर देते हैं अपचयन करते हैं, किसकी उपस्थिति में, सोडियम और एथिल अल्कोहल यूज करते हैं। क्या करते हैं, सोडियम और एथिल अल्कोहल यूज करते हैं। इस मेथिल साइनाइड का जब अपचयन कर देते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH3CH2NH2 में। किस में कन्वर्ट हो गया, CH3CH2NH2 में प्लस वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो यह बन गया हमारा एथिल अमीन। क्या बन गया, एथिल अमीन। ये भी है बनाने की विधि में एथिलअमीन का नॉर्मल सा रिएक्शन है। अगला रिएक्शन हम बात करते हैं हॉफमैन विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो हॉफमैन है उसको हम दो टाइप से करेंगे। चौथा हॉफमैन अपक्रिया रिएक्शन दो टाइप से होगा, एक होगा अल्कोहल से और एक होगा एल्किल हैलाइड से। अब हम बात करते हैं पहला, इसमें आपको जब पढ़ाया गया होगा हेलो एल्केन हेलो एरीन, वहाँ पे आपको बताया गया होगा रिएक्शन कि एल्किल हैलाइड से हम अमोनिया कैसे प्राप्त करते हैं, सॉरी एल्किल हैलाइड से हम अमीन कैसे प्राप्त करते हैं, या एल्किल हैलाइड से अमीन बनाया गया होगा। एल्किल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टी में वहाँ पे आपको रिएक्शन बताया गया होगा अमोनोलिसिस। एल्किल हैलाइड का हम करते हैं अमोनोलिसिस करते हैं, वहाँ पे था उसका केमिकल प्रॉपर्टी कि एल्किल हैलाइड से हम एल्किल अमीन कैसे प्राप्त करते हैं या एथिल अमीन कैसे प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में करते हैं एल्किल हैलाइड, वही रिएक्शन यूज करेंगे यहाँ पे हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। कौन सा रिएक्शन होता है, हॉफमैन रिएक्शन होता है। पहला होता है अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अगर आप लोगों को हेलो एल्केन हेलोरीन का ध्यान से उसका अध्ययन किए होंगे उस चैप्टर का, तो ये क्रिया आपको वहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अब हम यहाँ पे लेते हैं एल्किल हैलाइड, चलो हम ले लेते हैं कुछ, चाहे C2H5 ले लें चाहे CH3 ले लें। C2H5I लेते हैं, क्या लेते हैं, एथिल आयोडाइड ले लेते हैं। इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं NH3 से, अमोनिया से करवा देते हैं। जब हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं तो यह अपक्रिया होती है बंद नली में। इसमें होती है बंद नली में अपक्रिया होती है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से निकलेगा क्या, H, यहाँ से निकलेगा I, तो यहाँ से -HI बाहर हो गया। क्या होगा, HI बाहर हो गया, बन गया C2H5NH2। क्या बन गया, C2H5NH2 एथिलअमीन, या हम लिख सकते हैं इसको क्या, प्राइमरी अमीन बन गया हमारा। क्या बन गया, प्राइमरी अमीन। अगर इस प्राइमरी अमीन जो मिला हुआ है, अगर इसका रिएक्शन हम फिर करवा देते हैं किसी एल्किल हैलाइड से, तो क्या बन जाएगा, C2H5NH2। इसका रिएक्शन करवा देते हैं C2H5I से, सेम प्रोसेस, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से I निकलेगा, फिर बाहर हो जाएगा HI,
बन जाएगा C2H5 यहाँ पे बन जाता है NH। यह हमारा कौन सा अमीन होगा? सेकेंडरी अमीन होगा। कौन सा अमीन? सेकेंडरी अमीन। अगर यहाँ पे जब तक हाइड्रोजन है तब तक हम एल्किल हैलाइड रिएक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे फिर क्या होगा? इस सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन अगर हम फिर करवा देते हैं, दोबारा करवा देते हैं, C2H5NH प्लस C2H5I, तो यहाँ से फिर क्या हो बाहर होगा? HI बाहर होगा और बन जाता है C2H5 यहाँ पे बन जाता है हमारा N। तो यहाँ पे कौन सा? टर्शियरी अमीन हो गया। कौन सा अमीन हो गया? टर्शियरी अमीन हो गया। तो जब अमोनोलिसिस आप एल्किल हैलाइड करते हैं तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन तीनों क्या होते हैं? एक साथ मिल जाते हैं हमको। अगर आपसे कहा जाए कि एथिल आयोडाइड से आप सेकेंडरी अमीन कैसे प्राप्त करोगे, तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं। या आपसे कहा जाए कि एथिल आयोडाइड से आप टर्शियरी अमीन कैसे प्राप्त करोगे, तो आप यहाँ तक प्रोसेस दिखा सकते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है। एक बार रिपीट करते हैं कि इस एथिल आयोडाइड का रिएक्शन करवा देते हैं हम अमोनिया के साथ में, बंद नली में अपक्रिया होती है तो बन जाता है हमारा क्या? C2H5NH2 प्राइमरी अमीन। अब इस प्राइमरी अमीन का रिएक्शन पूरा करवा देते हैं एल्किल हैलाइड से, बन जाएगा सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन का पूरा रिएक्शन करवा देते हैं एल्किल हैलाइड से तो बन जाता है हमारा टर्शियरी अमीन। आगे अगर इस टर्शियरी अमीन का रिएक्शन हम दोबारा करवा देते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में तो एक साल्ट बनता है, एक साल्ट बन जाता है जिसे कहते हैं टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट। ध्यान से देखिएगा, अगर C2H5N का रिएक्शन हम करवा देते हैं C2H5I से, तो यहाँ पे क्या होगा? C2H5 तो बन जाता है N प्लस I माइनस, तो यह बन जाता है टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट। क्या बन जाता है? टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट। तो यह किसका रिएक्शन था? हॉफमैन में पहला जो रिएक्शन है किससे? कि एल्किल हैलाइड का करते हैं अमोनोलिसिस, अमोनो अपघटन करते हैं, अमोनिया के साथ किसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन और ये हमारा लास्ट में करवाएंगे तो हमारा साल्ट बन जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे अपक्रिया की कि अमोनोलिसिस किसका करेंगे। अब हम दूसरा रिएक्शन इसी में हॉफमैन में पढ़ेंगे, एल्कोहल का करेंगे। एल्कोहल का बी कर देते हैं इसको पार्ट में। अब एल्कोहल का हम करेंगे अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल, अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल। सेम चीज, अब C2H5OH लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं NH3 के साथ में, किसका के साथ में कराते हैं, और यहाँ पे कुछ Al2O3 की उपस्थिति में, एल्यूमिना की उपस्थिति में क्रिया, टेम्परेचर रखते हैं लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखते हैं? 350 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से OH माइनस, H प्लस OH माइनस निकल क्या निकलेंगे? यहाँ पे H2O बाहर हो जाता है, बन जाएगा C2H5NH2 प्लस H2O प्राइमरी अमीन। अगर इस जो हमको मिला हुआ प्राइमरी अमीन एथिल अमीन जो है, अगर इसका रिएक्शन फिर करवा देते हैं हम एल्कोहल के साथ में तो C2H5NH2 का रिएक्शन हम करवा देते हैं C2H5OH के साथ में, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ से फिर H प्लस OH माइनस तो बन जाएगा C2H5NH प्लस H2O। यह प्राइमरी अमीन, यह है सेकेंडरी अमीन। C2H5 का अगर हम रिएक्शन सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन पुनः करवा देते हैं एल्कोहल के साथ में C2H5OH
तो बन जाता है C2H5 C2H5 C2H5, यहाँ पर बन जाएगा N। ये हमारा बन जाता है टर्शियरी अमीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से क्या होगा, बाहर हो जाता है। तो यह हो गया प्रोसेस। अब अगला स्टेप, इसमें भी साल्ट बना सकते हैं, इसमें भी। तो क्या होगा, ऊपर लिख दे रहे हैं, पहला क्रम क्रम ठीक नहीं है, 1 2 3 स्टेप हुआ। चौथे में क्या हो सकता है, यहाँ पे इस टर्शरी अमीन का C2H5 N का रिएक्शन हम करवा देते हैं C2H5OH के साथ में। सेम प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5 N प्लस OH, टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह बन जाता है। तो 2 टाइप का हुआ हाफमैन मेथड, एक हुआ हमारा एल्किल हैलाइड से, दूसरा हो गया हमारा एल्कोहल से। तो आगे यह कंप्लीट हुआ रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम में, एल्कोहल से भी चाहे एल्किल हैलाइड से भी हाफमैन, या कभी कभी हाफमैन केवल पूछता कि हाफमैन प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, एक चीज़ बेटा और ध्यान देना आप लोग, यह हाफमैन मेथड है जो हमने अभी आपको पहला बताया है, वह था प्रयोगशाला विधि, उसे कहते हैं हाफमैन ब्रोमोएमाइड विधि। क्या कहते हैं, प्रयोगशाला विधि। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पहला रिएक्शन है प्रयोगशाला विधि है, उसे कहते हैं हाफमैन ब्रोमोएमाइड मेथड, क्योंकि वहाँ प्रोपेनामाइड से क्रिया होती है ब्रोमीन की। ठीक है, KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो उसको कहते हैं हाफमैन ब्रोमोएमाइड विधि। अगला रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड अप्रिया, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रिया। अब यहाँ पे थैलामाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, थैलामाइड लेते हैं। यह हमारा थैलामाइड है। अब इस थैलामाइड की अक्रिया हम करवा देते हैं KOH के साथ में। यह H, यह H, यह OH, यहाँ से क्या बाहर होगा, H2O बाहर हो जाएगा, बन जाएगा क्या, यह K कहाँ आएगा, N के पास आएगा, CO NK बन गया। ठीक, क्या बन गया, पोटेशियम थैलामाइड, इसका नाम क्या है, पोटेशियम थैलामाइड। अब इसकी अक्रिया हम करवा देते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में, C2H5I के साथ में करवा, एल्किल आयोडाइड ले लिए, एथिल आयोडाइड ले लिए, करवा देते हैं। तो बन जाता है अगला रिएक्शन, यह बन जाता है हमारा CONC2H5, N एथिल थैलामाइड, यह क्या है, N एथिल थैलामाइड, ESTH थैलामाइड, क्या बन गया, N एथिल थैलामाइड। अब इसी का क्रिया हम करवा देते हैं अम्ल के साथ, किसका करवाते हैं, अम्ल के साथ HCl। अब क्या बनेगा, यहाँ पे जब अम्ल के साथ करवाते हैं तो यह टूट जाता है किसमें, थैलिक एसिड में, COOH, इसे हम कहते हैं थैलिक
एसिड कहते हैं, प्लस क्या बचा, क्योंकि यहाँ पे C2H5 है तो बन जाएगा हमारा एथिल अमीन, C2H5NH2। बनाना हमको क्या था, एथिल अमीन, तो बन गया हमारा एथिल अमीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, थैलामाइड यूज लेंगे, यह थैलामाइड है। इस थैलामाइड की प्रक्रिया हम करवाते हैं किसके साथ में, क्षारीय माध्यम में कास्टिक पोटास लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो यहाँ से जल बाहर होगा, यह के आगे जुड़ जाएगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, के जुड़ गया। अब इसी का रिएक्शन करवा देते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में, यह के इस आई के साथ क्या होगा, बाहर निकल जाता है, के आई यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा, यह C2H5 किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है, NC2H5। अब इसका अम्लीय माध्यम में हम क्या करते हैं, जल अपघटन कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो बन जाता है क्या, थैलिक एसिड बन जाएगा, और हमारा क्या निकल जाता है, एथिल अमीन। यह प्रक्रिया हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला प्रक्रिया है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, स्मिट प्रक्रिया। स्मिट प्रक्रिया, अगर हम स्मिट प्रक्रिया में क्या करते हैं, एसिड लेते हैं, स्मिट प्रक्रिया में एसिड लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, स्पेलिंग एक बार, SCHMIDT, स्मिट रिएक्शन। स्मिट प्रक्रिया। अब यहाँ पे हम लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड, क्या लेते हैं, प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन करवा देते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में, कांक H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपेनोइक एसिड लेते हैं, CH3CH2COOH, यह क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन करवा देते हैं N3H, इसको कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड किसकी उपस्थिति में होता है, कांक H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा एथिलमीन, C2H5NH2 प्लस। अब बचा क्या, यहाँ पे देखते हैं, N2 गैस निकलेगी प्लस CO2, यह हमारा बन गया एथिल अमीन। कौन सी अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया। क्या करते हैं, प्रोपेनोइक एसिड लेते हैं, कौन सा एसिड, प्रोपेनोइक एसिड का हम करवा देते हैं रिएक्शन किसके साथ में, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कांक H2SO4, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एथिल अमीन में। अगला रिएक्शन है कॉमर्शियल मेथड है, व्यापारिक रूप से हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं, कॉमर्शियल मेथड में कैसे प्राप्त करते हैं हम एल्किल अमीन को। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लास्ट प्रक्रिया है कॉमर्शियल मेथड। व्यापारिक विधि, इसे यहाँ पे लेते हैं, यूज करते हैं एल्कीन। एल्कीन का रिएक्शन करवा देते हैं अमोनिया के साथ में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करवा देते हैं अमोनिया। ध्यान दीजिएगा, एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। यहाँ पे कोबाल्ट को हम यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में, कैसे, कैटलिस्ट के रूप में क्या यूज करते हैं, कोबाल्ट को यूज करते हैं। और टेम्परेचर यहाँ पे लगभग रखते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग कितना, 400 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। तो यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्राइमरी अमीन, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्राइमरी अमीन या एथिल अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। यह कॉमर्शियल मेथड है। क्या यूज करेंगे, एल्कीन का यूज करते हैं, यहाँ पे एल्कीन या एथीन कह सकते हैं। एल्कीन में क्या है, एथीन है, एथीन का रिएक्शन करवा देते हैं अमोनिया के साथ में, ये भी आसानी से मिल जाता है, अमोनिया गैस भी आसानी से मिल जाती है, एथीन भी आसानी से मिल जाएगा। कोबाल्ट से रिएक्शन करवाते हैं, बन जाता है प्राइमरी अमीन। ये हमारा कौन सा मेथड है, कॉमर्शियल मेथड है। तो यह आपका था कंप्लीट मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसका बेसिक नेचर किसका, अमीन का।
गैब्रियल थैलामाइड अपक्रिया, स्मिड अपक्रिया, लेबोरेटरी प्रोसेस या हॉफमैन ब्रोमोएमाइड। ये जो कमर्शियल मेथड जो 4-5 रिएक्शन इस अपक्रिया में है, इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हैं, यह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपक्रिया हैं। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको बार बार इस अपक्रिया की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक। अगले वीडियो में आपको बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टी, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है।